स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल पर के सदा के सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब आखिरकार महागठबंधन जबरदस्त तरीके से मजबूत होता नजर आ रहा है। दोस्तों बताएंगे कहां पर महागठबंधन ने एक ऐसी सीट पर 2 उम्मीदवार उतार दिए थे जहां पर फंस सकता था मामला, लेकिन अचानक से उम्मीदवार वापस किया गया है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जमकर बाहुबलियों को और अपराध में कई सारे जेल काट चुके लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा जा रहा है। अमित शाह की ओर से राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा जा था, जिसके बाद लोगों ने दिया है करारा जवाब। बताएंगे इसी के साथ में पप्पू यादव ने जिम्मेदारी संभालते हुए कांग्रेस के एक उम्मीदवार के लिए पूरी ताकत लगा दी। दोस्तों बताएंगे कौन से कांग्रेस के ये उम्मीदवार है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। चलेंगे उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन होकर रहेगा बिहार में, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर लगभग 5 से 6 ऐसी सीटें थी दोस्तों जहां पर महागठबंधन की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इन सीटों पर महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। हालांकि एनडीए गठबंधन में तो इससे ज्यादा सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ एनडीए के लोग मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, लेकिन महागठबंधन में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। और लगातार कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की और उसके बाद कई सारे सीटों को लेकर फैसला लेना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि एक ऐसी ही सीट है मटियानी विधानसभा की सीट दोस्तों, जहां पर पिछली बार एलजेपी के एकमात्र नेता राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे दोस्तों। राजकुमार सिंह को यहाँ पर 61,364 वोट मिला था और दूसरे नंबर पर जनता दल यूनाइटेड के नेता नरेंद्र कुमार सिंह थे, जिनको 61,031 वोट मिला था दोस्तों। और तीसरे नंबर पर सीपीएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह थे और इनको 60,000 के आसपास वोट मिला था। तो देखने को यह मिला कि इस सीट पर लेफ्ट पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतरा। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन किया, इसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर रहा। तो फिर फैसला लिया गया कि इस बार इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी दोस्तों। और जनता दल ने यहाँ पर यानी राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ पर तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारा। आरजेडी ने बोगो सिंह को चुनाव लड़वाया दोस्तों, और आरजेडी के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह ने अपना पर्चा भर दिया। जैसे ही उन्होंने पर्चा भरा दोस्तों, उसके बाद अब चर्चा ये थी कि क्या लेफ्ट पार्टी इस सीट को छोड़ेगी। इसके बाद लेफ्ट ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया दोस्तों, लेकिन काफी जब चर्चा हुई और सुझाया बुझाया गया तब जाकर समझ में आया। तो सीपीआई ने कहा कि वो विधानसभा के चुनाव की इस सीट पर खुद मैदान में नहीं उतरेंगे, यानी मटिहानी विधानसभा सीट पर सीपीआईएम का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरेगा। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल ही चुनाव लड़ेगी और सीपीआईएम ने कहा है कि हम अपने सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार बोगो सिंह यहाँ पर भारी मत से चुनाव जीत आए। आपको बता दें कि बोगो सिंह एक ऐसे वरिष्ठ नेता है दोस्तों, जिन्होंने 2005 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़कर सीपीआई के चर्चित विधायक राजेंद्र राजन को 28,000 के भारी अंतर से चुनाव हरा दिया था दोस्तों। राजेंद्र राजन को 22,000 वोटों से अगली बार हुए चुनाव में फिर से हरा दिया गया, यानी वो अच्छे दमदार नेता है दोस्तों। क्षेत्र में 2 बार जीते हुए हैं, तो जनता उनको जानती है। और इस बार एलजेपी और जनता दल यूनाइटेड हालांकि मिलकर लड़ रही है, लेकिन कितना मिले हुए हैं इस बात को लेकर सवाल जरूर खड़ा हो सकता है। इसीलिए बोगो सिंह के मैदान में उतरने के बाद स्थिति इस सीट पर पलटेगी और कहीं ना कहीं सहयोगी की बात मानी है लेफ्ट पार्टी ने और आरजेडी को यहां से लड़ने के लिए बोला जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमित शाह विधानसभा चुनाव को लेकर एक टिप्पणी करते हुए चुनाव के एजेंडे को सेट करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। अमित शाह कहते हैं कि मैंने आरजेडी की सूची देखी है, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे का नाम है, यानी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का नाम है। अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रही है तो क्या बिहार सुरक्षित रह सकता है। अमित शाह ये सवाल पूछते हुए कहते हैं कि अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी जी और नीतीश जी की सरकार लेकर आनी पड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। लोक दल के पूर्व नेता प्रशांत कनौजिया ने कहा कि अनंत सिंह, सुनील पांडे, हुलास पांडे भारत की आजादी की लड़ाई में कुर्बान हुए थे। गुजरात को पाकिस्तान में जाने से इन्हीं लोगों ने रोका था, यानी ये जो तथाकथित बाहुबली लोग हैं दोस्तों, जिन पर एक से बढ़कर एक अपराध के मामले चल रहे हैं और कई लोग जेल काट कर आए हुए हैं, जिसमें अनंत सिंह से लेकर आनंद मोहन का भी नाम है। तो इन बातों पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है बीजेपी के नेता अमित शाह का दोस्तों। सवाल तो यही खड़ा होता है जिसका जवाब वो दे नहीं पा रहे। 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा इस मामले पर भी। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने लालगंज में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होकर पूरी तरीके से उनका समर्थन करने का ऐलान किया है दोस्तों। आपको बता दें कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र में जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने राकेश कुमार को मैदान में उतारा था, जिनको 44,000 के आसपास वोट मिले थे दोस्तों। और विजय कुमार शुक्ला इंडिपेंडेंट लड़कर 27,000 वोट प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में लालगंज की सीट को लेकर पप्पू यादव ने आश्वासन दिया है कि वो ये सीट कांग्रेस पार्टी को पक्का जितवाएंगे और इसीलिए नामांकन में वो खुद शामिल हुए थे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ पर अपना एक उम्मीदवार उतारा है,
जिसे लेकर संघर्ष भी देखने को मिला दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंचे पप्पू यादव उनके समर्थकों का आरजेडी के लोग विरोध कर रहे थे। शिवानी शुक्ला को लालगंज से आरजेडी ने टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के नेता आदित्य राज की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। और वैसे भी पप्पू यादव इस सीट को लेकर जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो जरूर वो सीट निकाल कर देंगे, ये बात लगभग कंफर्म दिखाई दे रही है। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर दानापुर विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर साहब को, जो बीजेपी के पूर्व मंडल के अध्यक्ष और युवा वैश्य नेता है, नामांकन दाखिल करने से पहले लापता हो गए थे। समर्थकों ने उनकी गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया था दोस्तों। लगभग 1:30 बजे के आसपास अखिलेश कुमार मौके पर नहीं पहुंचे तो समर्थकों की चिंता बढ़ गई। उसके बाद जब काफी खोज की गई, पड़ताल किया गया, तो पता चला कि प्रत्याशी को अगवा कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि कुछ अता पता नहीं चला कि आखिर वो कहां चले गए। अखिलेश उर्फ मुटूर साहब के सहयोगी मुन्ना महतो ने बताया कि जनसुराज पार्टी ने उनसे टिकट वापस ले लिया, जिसकी वजह से वो अपने समर्थकों के बीच में वापस नहीं आए। यानी एकदम से उलझन देखने को मिल रही है दोस्तों। ये बीजेपी के नेता थे जो चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है वो नहीं चाहते थे कि जनसुराज के टिकट से यहाँ कोई बीजेपी का ही नेता मैदान में उतरे? क्या इसीलिए ये कांड किया गया? पूरे मामले पर जांच पड़ताल पुलिस वालों को करना है। साथ साथ बिहार में नामांकन से पहले पूजा कर गायब हुआ जनसुराज का प्रत्याशी, तो अब इस मामले पर जांच पड़ताल के लिए विपक्ष के लोगों से की ओर से भी मांग की जा रही है दोस्तों। इसी के साथ में बांका से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर भवन निर्माण मंत्री जयंत राज 1 मिनट देरी से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, जिसके कारण उनको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया। प्रशासन के द्वारा रोके जाने पर जयंत राज ने कहा कि निर्वाचन आयोग का नियम सर्वोपरि है, हम उसका पालन करते हैं। अब देखते हैं इस मामले पर अगली बार कब वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि नामांकन तो दाखिल करना ही है, लेकिन इस तरीके से अगर लेट एक बार फिर से चले गए तो उनको फिर अपनी सीट से हाथ भी धोना पड़ सकता है। 20 तारीख तक उनको नामांकन दाखिल करना है, क्योंकि दूसरे दौर में बांका के अंदर वोट डाला जाएगा। इसी के साथ में तेजस्वी यादव के समर्थकों ने पप्पू यादव के सामने विरोध किया। ये खबर लालगंज से सामने आई है दोस्तों। हालांकि लालगंज के अंदर जो संघर्ष है वो ज्यादा दिन रहेगा नहीं। अब जब सीट बंटवारे के बाद स्थिति ऐसी बन गई कि इस सीट पर दो उम्मीदवार महागठबंधन के मैदान में उतरे हैं, तो फिर कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। जो उम्मीद है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग और आरजेडी के लोग मिलकर अपने प्रत्याशियों को वापस लेंगे कुछ सीटों पर जहां पर आपस में क्लैश हो रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को रोहतास से तगड़ा झटका लगा। उस वक्त जब जेडीयू के प्रदेश सचिव सह जिला के 20 सूत्रीय कमेटी के सदस्य बद्री भगत ने अपने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की दोस्तों। नाराजगी के पीछे की वजह टिकट विधानसभा सीट के लिए है। बद्री भगत के साथ करीब 3000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि बीते 3 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष करगहर विधानसभा सीट देने के आश्वासन के बाद उनको पूरी तरीके से धोखे में रखा गया। उनके पास अब कोई चारा नहीं था। वो पार्टी से इतर कुछ और देख रहे हैं, या तो वो खुद ही मैदान में उतरेंगे या फिर किसी और पार्टी से उनको टिकट दिया जा सकता है। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार बताएंगे, क्योंकि संघर्ष लगातार जारी है दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर सियासी हलचलें तेज है दोस्तों। एक चैनल से बात करते हुए शाह ने चुनाव के बाद विधायक दल के अंदर मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, ये बात बोला है। अमित शाह खुलकर नहीं बोल रहे कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। अमित शाह के इस तरीके के बयान से लग रहा है दोस्तों कि अमित शाह कहीं ना कहीं इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड वाले जिस ख्वाब में बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको केवल इतना ही बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को केवल नेतृत्व करने के लिए रखा गया है। यानी बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी ये नहीं बोल रहा कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी चुनाव का नेतृत्व कोई और कर रहा है और बाद में हो सकता है कि चुनाव को लेकर कुछ और नतीजे सामने आए दोस्तों। यानी नतीजे अगर ऐसे हुए कि बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड मिलकर सरकार बना पाएगी, तो फिर बीजेपी की ज्यादा सीटें अगर मान लो गलती से आ गई दोस्तों, तो फिर नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं है। इससे पता चल रहा है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार को एकदम अंधेरे में रखा जा रहा है, केवल नेतृत्व का नाम लिया जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, केवल जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।